तो ये हमारा रूल 2 था, जो बात करता है कि मनी रिकवरी के केसेस में आपको मनी को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, किस प्रकार से लिखना है, वो आपको बताना होगा। रूल 2 सिर्फ हमारा इतना ही कहता है कि जब भी आप मनी रिकवरी का सूट फाइल करोगे तो आपको जब भी अमाउंट की लिखने की बारी आएगी तो आपको एक सटीक अमाउंट लिखना होगा कि भाई एक्चुअल अमाउंट सामने वाली पार्टी से आपको कितना लेना है, प्रतिवादी से, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको अपने प्लेंट में लिखना होगा। लेकिन प्रोवाइजो हमारा ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट ही लिखा जाए, इसमें आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी लिख सकते हो अपने प्लेंट में। और वो कब लिखोगे उसका क्लियरली लिखा है कि भाई ये चीज़ 4 कंडीशन पूरी होंगी तभी आप उसको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो। जैसे कि मीन प्रॉफिट सामने वाली पार्टी से मांग रहे हो, तब आपका अमाउंट कंफर्म नहीं है कि कितना टोटल होगा, तब आप अप्रॉक्सीमेट लिख दो। अनसेटल्ड, आप दोनों पार्टियों के बीच में कोई अकाउंट अनसेटल्ड नहीं हुए अभी तक, तो आपको निश्चित नहीं है कि भाई अमाउंट टोटल कितना निकलेगा, तो उस केसेस में भी आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दो। मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंडेंट के कब्जे में है और जिसका सही तरीके से आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हो कि उसकी कीमत कितनी होगी, तब आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दीजिएगा, चल जाएगा। और डेट, जिसका युक्ति तत्परता से भी आप पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल अमाउंट कितना है कर्ज का, तब भी आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो, चल जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी पढ़ रहे थे, सीपीसी में ऑर्डर 6 अपना कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ऑर्डर 7 अपन ने स्टार्ट किया था। ऑर्डर 7 में हम रूल 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम रूल 2 पे बात करेंगे और रूल 2A पे बात करेंगे, ठीक है। 2 रूल आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 2 हमारा बात करता है कि मनी सूट की जो रिकवरी होगी, यानी कि मनी की जो रिकवरी के जो सूट होंगे उसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, ठीक है, वो समझते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट की लैंग्वेज, ये अपना हो गया जो मैं ना ईजी तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो सब रूल 2 हमारा क्लियरली कहता है कि अगर केस मनी रिकवरी का है तो आपको एक सटीक अमाउंट बताना होगा अपने प्लेंट में। यानी कि जब भी कोई मनी रिकवरी का सूट आप फाइल करोगे तो प्लेंट तैयार करोगे, उस प्लेंट में आपको जो अमाउंट लिखना है वो एकदम सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, जितना आप सामने वाली पार्टी से चाह रहे हो, मांग रहे हो, ठीक है। अगर आपको सही सही अमाउंट पता है तो कितने रुपए लेने हैं, तो कितनी ही राशि प्लेंट में लिखेंगे, तो उतनी ही राशि प्लेंट में लिखनी होगी, ठीक है, जितनी आपको सामने वाली पार्टी से लेनी है, अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि बादी को 1.5 लाख रुपए की वसूली के लिए हुआ है, बाद दाखिल करना है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या है, 1.5 लाख रुपए, स्पेसिफाई है, क्लियर है कि हमें सिर्फ 1.5 लाख चाहिए। अगर लेकिन परंतु अनुमानित रकम कब आपको बताना होगा, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है मान लीजिए, तब आपको उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताना होगा प्लेंट में। अब वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, लगभग अमाउंट कब बताना है, जब सही राशि पता नहीं है लेकिन मामला इन परिस्थितियों में आता है। कौन सी परिस्थिति, जो नीचे दी गई है। तो अनुमानित रकम आपको लिखनी होगी अपने प्लेंट में। फिक्स अमाउंट जब लिखना होगा जब आपको अपना अमाउंट फिक्स हो, और फिक्स कब नहीं लिखना, यानी कि अनुमानित रकम कब लिख सकते हो, वो इसमें 4 ग्राउंड दिए। यानी कि मीन प्रॉफिट आप सामने वाली पार्टी से मांग रहे हो। अब मीन प्रॉफिट होता क्या है, मीन प्रॉफिट ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी पर गए और अनलॉफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी पर रहने लगे, अब उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, उस दौरान जब तक आपने उसको अपने कब्जे में रखा है गलत तरीके से, रॉन्गफुली तरीके से, और उस दौरान जो भी प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से हुआ है और जो आपने प्राप्त किया है वो क्या है, उसी को हम मीन प्रॉफिट कहते हैं। गैर कानूनी तरीके से जो प्राप्त आपने किया है लाभ, उसे ही मीन प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। मीन प्रॉफिट अगर सामने वाली पार्टी से मांग रहे हो और आपका अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना है टोटल, तो आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिखना होगा। जैसे कि 45,000 रुपये हमारे सामने वाले से निकल रहे थे, लेकिन उसने गलत कब्जा बना के रखा, तो लगभग 7,000 रुपये या फिर लगभग 8,000 रुपये, तो उसमें मीन प्रॉफिट जो बनता है, तो ऐसा लिख दीजिए कि टोटल 50 मान लेते हैं, 50 लिख दिया आपने उसमें प्लेंट में। तो आपको लगभग अमाउंट कब लिखना है वो यहाँ पर क्लियर लिखा है। अब आप जब लिखना है जब अनसेटल्ड अकाउंट है, आपके बीच में जो अकाउंट्स हैं वो सेटल ही नहीं हुए हैं, कि अभी तक पूरा हिसाब किताब ही नहीं हुआ दोनों के बीच में कि कितना अमाउंट निकलता है कितना नहीं निकलता है, तो तब आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आपको लिखना होगा, वैल्यू लिखनी होगी। और अगर चल संपत्ति है तो प्रतिवादी के जो कब्जे में है, जिसकी वैल्यू युक्त तत्परता से पता नहीं लगा सकते, यानी कि जो डिफेंडेंट के कब्जे में प्रॉपर्टी है उसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, वो आप क्या है रीज़नेबल तरीके से, यानी कि रीज़नेबल जो भी अपनी कोशिश करके आप उसके अमाउंट पता लगा सकते थे, वो भी करने के बावजूद भी आप उसका अमाउंट सही तरीके से पता नहीं लगा पा रहे हो, तो उस केसेस में आप उसका एक्यूरेट अमाउंट ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका
अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दीजिएगा जो लगभग अमाउंट निकलता है। कि मान लीजिए वो गाड़ी 50,000 रुपये की हमें लग रही है, क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता, क्योंकि वो डिफेंडेंट के कब्जे में है, तो 50,000 रुपये की हमारी वो गाड़ी होगी। तो ऐसा आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो। अब लास्ट है कि डेट, कि कर्ज जिसकी सही वैल्यू युक्ति तत्परता से पता नहीं लगा सकते। युक्ति यानी कि रीजनेबल तरीके से आप जो पता लगा सकते थे वो आप नहीं पता लगा सकते हो कि आपके पास कर्जा कितना निकल रहा सामने वाली पार्टी से। ठीक है, इसका युक्ति तत्परता मतलब होता है कि जितनी भी रीजनेबल तरीके से आप कोशिश कर सकते थे आपने वो पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी आप उसका अमाउंट पता नहीं लगा पा रहे हो, तो वो रीजनेबल ही होता है। ठीक है, तो वो अमाउंट तब भी आप पता नहीं लगा पा रहे, तो उस केसेस में आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दीजिएगा अपने प्लेंट में, वो चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब लिखना है वो तो इतना ध्यान रखिएगा, मीन्स प्रॉफिट के केस में अनसेटल अमाउंट है आप लोगों के बीच में, तो उस केसेस में आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो। और मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है, तब आप रीजनेबल तत्परता से पता नहीं लगा सकते, उस केसेस में भी आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो। और डेट की केसेस में जब भी आप युक्त तत्परता से पता नहीं लगा सकते उसका अमाउंट कितना है, तब आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो। एग्जांपल जैसे कि वादी को अनुमानित 50,000 रुपये राशि के लिए है बात दाखिल करता है, जो अंतिम हिसाब किताब के बाद तय किया जाएगा। लगभग 50 लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो अंतिम हिसाब किताब जो होगा उसके बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट लिखा है, अनुमानित अमाउंट 50,000 रुपये होगा। तो ये हमारा रूल 2 था, जो बात करता है कि मनी रिकवरी के केसेस में आपको मनी को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, किस प्रकार से लिखना है, वो आपको बताना होगा। रूल 2 सिर्फ हमारा इतना ही कहता है कि जब भी आप मनी रिकवरी का सूट फाइल करोगे तो आपको जब भी अमाउंट की लिखने की बारी आएगी तो आपको एक सटीक अमाउंट लिखना होगा कि भाई एक्चुअल अमाउंट सामने वाली पार्टी से आपको कितना लेना है प्रतिवादी से, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको अपने प्लेंट में लिखना होगा। लेकिन प्रोवाइजो हमारा ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट ही लिखा जाए, इसमें आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी लिख सकते हो अपने प्लेंट में। और वो कब लिखोगे उसका क्लियरली लिखा है कि भाई इन चीज़ 4 कंडीशन पूरी होंगी तभी आप उसको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो। जैसे कि मेन प्रॉफिट सामने वाली पार्टी से मांग रहे हो, तब आपका अमाउंट कंफर्म नहीं है कि कितना टोटल होगा, तब आप अप्रॉक्सीमेट लिख दो। अनसेटल्ड, आप दोनों पार्टियों के बीच में कोई अकाउंट सेटल्ड नहीं हुए अभी तक, तो आपको निश्चित नहीं है कि भाई अमाउंट टोटल कितना निकलेगा, तो उस केसेस में भी आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दो। मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंडेंट के कब्जे में है और जिसका सही तरीके से आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते हो कि उसकी कीमत कितनी होगी, तब आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख दीजिएगा, चल जाएगा। और डेट, जिसका युक्ति तत्परता से भी आप पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल अमाउंट कितना है कर्ज का, तब भी आप उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 2A पे। ठीक है, अब यहाँ पे कमर्शियल सूट्स की बात की गई है। अगर कोई कमर्शियल सूट्स है, जैसे कि रूल 2 ये बात करता है कि अगर केस में ब्याज भी मांगा जा रहा है, अगर आपने कोई सूट फाइल किया है, कमर्शियल सूट है, ठीक है, प्लेंट बनाया, प्लेंट में आपने अमाउंट लिख दिया कि मेरे को 5 लाख रुपए सामने वाली पार्टी से चाहिए है और प्लस उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी सामने वाली पार्टी से चाहिए है। अब जब आप इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो जब इंटरेस्ट की मांग करोगे तो उसका जिक्र भी आपको अपने प्लेंट में करना होगा। प्लेंट में साफ साफ आपको लिखना होगा कि वादी ब्याज भी मांग रहा है। ये आपको प्लेंट में क्लियरली लिखना होगा कि मैं मेन अमाउंट मूलधन तो मांग ही रहा हूँ, साथ में मैं एक ब्याज की राशि भी मांग रहा हूँ। आपको ये क्लियरली मेंशन करना होगा अपने प्लेंट में, और साथ में नीचे की जानकारी भी देनी होगी। ये सिर्फ मैं कमर्शियल सूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरेस्ट के ग्राउंड्स भी बताने होंगे। भाई जिस ग्राउंड पे आप इंटरेस्ट मांग रहे हो वो किस ग्राउंड पे आप ब्याज मांग रहे हो, आप लोगों के बीच में कोई बात हुई भी थी या नहीं हुई थी ब्याज से रिलेटेड। एक पार्टी है, यहाँ पे दूसरी पार्टी है, दोनों ने कोई पैसे का लेन देन किया था, उन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर तक आप पेमेंट कर दोगे तो ठीक है, अगर 31 दिसंबर तक नहीं कर पाओगे तो उसके बाद से मैं आपसे 12% प्रति माह मान लो या फिर एनुअल मान लो, ठीक है, ब्याज लूँगा 12%। तो वो 31 तारीख तक नहीं दे पाए पेमेंट मान लीजिए। अब जैसे ही 1 जनवरी स्टार्ट होगी, दूसरा साल स्टार्ट होगा, तो उस दिन से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जो आप ब्याज मांग रहे हो अभी अपने प्लेंट में लिख कर, उसका आधार भी आपको बताना पड़ेगा, ग्राउंड भी बताने होंगे कि किस आधार पर मांग रहे हो। जैसे कि क्या है, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है से रिलेटेड जो आप ग्राउंड मांग रहे हो, ग्राउंड इंटरेस्ट के लिए, वो CPC के तहत होगा 134। और इसके साथ में क्या ब्याज का जो दावा आप सामने वाली पार्टी से कर रहे हो उसके किस ग्राउंड्स पे कर रहे हो,
क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म्स के आधार पे, यानी कि आप लोगों ने दोनों पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे कि अगर 31 दिसंबर तक पेमेंट नहीं मिला तो मैं 1 जनवरी जैसे कि स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से मैं आपसे 12% ब्याज आपसे लूँगा। मंथली मान लो, यहाँ पर जितना भी मंथली हो तो 3% मान लेते हैं, या फिर एनुअल है तो 12% मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब ये है कि अगर डेट आउट हो जाएगी तो उस दिन से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें क्लियरली लिखा था कि जैसे ही 31 तारीख निकलेगी उसके बाद जो ब्याज होगा वो 12% ब्याज लगेगा। तो इस ग्राउंड पे आप उससे ब्याज मांग रहे हो वो भी आपको लिखना होगा कि मैं मूलधन तो मांग ही रहा हूँ और जो ब्याज मांग रहा हूँ वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स पर मांग रहा हूँ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी से हुआ था। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला ग्राउंड नहीं है मान लीजिए तो किसी कानून के तहत आप मांग रहे होगे, ठीक है। कानून के तहत जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ पॉइंट लिखा है कि इस तारीख को अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद से जो पेमेंट है वो आपको 18% ब्याज से देना होगा, ऐसा कुछ लिखा है लॉ में। तब आपको उसका ग्राउंड्स भी लिखना होगा कि भाई जो मैं ग्राउंड्स में इंटरेस्ट मांग रहा हूँ वो इस एक्ट में दिया है, उस एक्ट का नाम भी आपको मेंशन करना होगा प्लेंट में कि मैं जो अमाउंट मांग रहा हूँ वो इस एक्ट में इस सेक्शन में 18% ब्याज की बात की गई, उस आधार पे मैं सामने वाली पार्टी से 18% ब्याज और मांग रहा हूँ। तो वो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहा या फिर कोई लॉ भी इस बारे में कोई ग्राउंड नहीं दे रहा तो कौन सा ग्राउंड है वो भी आपको बताना होगा। यानी कि ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड पर मांग रहे हो सामने वाले से इंटरेस्ट, ना ही आप उसकी कोई एक्ट के आधार पे आप सामने वाली पार्टी से इंटरेस्ट मांग रहे हो। तब आपको वो थर्ड जो ग्राउंड्स आपके पास हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सब रूल 2 का क्लॉज 3 है, उस पर बात करते हैं कि पूरा ब्याज का हिसाब देना होगा। मतलब क्या है भैया, जो आप ब्याज मांग रहे हो उसका हिसाब देना होगा। प्लेंट में 5 बातें साफ साफ लिखनी होगी, जैसे कि कितने प्रतिशत ब्याज आप मांग रहे हो सामने वाली पार्टी से वो आपको मेंशन करना होगा कि मैं भाई 18% ब्याज ले रहा हूँ सामने वाली पार्टी से, ये आपको क्लियर मेंशन करना होगा। किस तारीख से ब्याज ले रहे हो वो तारीख भी लिखनी होगी, किस तारीख तक का ब्याज ले रहे हो और वो गिनकर आपको लिखना होगा कि मैं 10 तारीख तक 31 दिसंबर तक अमाउंट वो ब्याज ले रहा हूँ जिसका अमाउंट 51,000 रुपये हो रहा है। तो वो भी आपको प्लेंट में मेंशन करना होगा कि कब तक और टोटल कितना, उस तारीख तक कुल कितना राशि हुई है वो आपको लिखनी होगी। जैसे कि 51 हुई है मान लीजिए तो वो पूरी अमाउंट आपको लिखना होगा। और उस तारीख के बाद जो रोज़ाना पेमेंट बढ़ेगा, मान लीजिए हमने केस फाइल कर दिया आज 1 जुलाई को, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इसके बाद अगर पेमेंट नहीं जमा होता जब तक, तो तब तक मैं सामने वाली पार्टी से जो ब्याज लूँगा वो मान लीजिए 3% मान लेते हैं कि पर डे में 1% या 0.3% मान लेते हैं कि पर डे 0.3 के आधार पर मैं उससे ब्याज लूँगा पर डे के हिसाब से। तो वो भी आप उसको मेंशन करना होगा अपने प्लेंट में। अब आता है कि ग्राउंड की बात, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आधार किन 3 तरीके से हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड्स पे अगर वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई लिखित हुआ या मौखिक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ब्याज की दर और शर्तें तय की गई हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था वो 31 तारीख तक एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि मैं 12% सालाना ब्याज लूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे हो गया। कानूनी तो जैसे कि इंटरेस्ट का दावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 80 के तहत ये धारा है, तो ये आपको मेंशन करना होगा अपने प्लेंट में। और अगर कोई थर्ड कोई आपके पास ग्राउंड है वो आपको मेंशन करना होगा अगर ये वाले नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट वाले। तो ये था भाई कमर्शियल सूट्स और नॉर्मल वाला जो हमारा 2A मनी रिकवरी के सूट में अमाउंट लिखना होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 2 रूल 2 और रूल 2A, दोनों क्लियरली मैंने अच्छे से समझा दिया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और समझ में आ गया हो तो थैंक यू लिख सकते हो, ठीक है। कोई सेक्शन और पढ़ना चाहते हो, कोई एक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, वैसे डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।